नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमिक क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने पहले जीएस क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी तो आप लोग उसे ज़रूर देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक दोस्तों ऑक्सीजन का प्रतिशत पाया जाता है। किसका दोस्तों पाया जाता है? ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों देख लेते हैं। मानव शरीर में दोस्तों इसकी मात्रा 65% तक होती है, यानी कि 65% तक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। उसके बाद दोस्तों किसकी मात्रा होती है? उसके बाद दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है, लगभग 18% के आसपास दोस्तों मात्रा होती है, लगभग में है दोस्तों ये सारे। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा लेती है, लगभग 9.5% के आसपास रहती है, 9.5% के आसपास रहती है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 3% के आसपास होती है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, घटते क्रम में इन्हें अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? ऑक्सीजन की। सबसे अधिक दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में पाई जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों किसकी पाई जाती है? उसके बाद दोस्तों पाई जाती है कार्बन की पाई जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन की पाई जाती है, हाइड्रोजन की पाई जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों पाई जाती है किसकी मात्रा? उसके बाद दोस्तों पाई जाती है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों फास्फोरस की मात्रा, दोस्तों ये लगभग हमारे शरीर में 1% के आसपास फास्फोरस उपलब्ध रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकतर एंजाइम किसके बने होते हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी क्षार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए प्रोटीन। अधिकतर दो एंजाइम होते हैं दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए सी एवं ई, ऑप्शन बी ए एवं सी, ऑप्शन डी ए एवं डी, ऑप्शन डी बी एवं डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी ए एवं डी। जो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन देखते हैं। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल याद करने का एक फार्मूला है कि WBC से याद कर लो। WBC यानी कि W से हो गया वाटर, W से दोस्तों क्या हो गया वाटर, और बी विटामिन हो गई बी एवं सी। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी एवं सी। और बाकी जो विटामिन है, बाकी बची विटामिन किस में आ जाती है? बाकी विटामिन वसा में आ जाती हैं। यानी कि बाकी विटामिन किस में आ जाती है दोस्तों? वसा में घुलनशील। तो ध्यान रखना दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन में कौन कौन सी आ जाती हैं? विटामिन ए आ जाती है, विटामिन आ जाती है डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, DEK हो गया दोस्तों। ऑप्शन ए और डी इसमें दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, WBC से याद कर लिया, फिर बाकी तो याद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका है, यानी कि पुष्प का पार्ट है? तो बताना है। ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी हल्दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन रहने वाला है? राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है लौंग। यानी कि लौंग है जो पुष्पकलिका से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्पकलिका से प्राप्त करते हैं। कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बार कोई एग्जाम्स में पूछा गया। तना के रूपांतरण से जो चीज़ें यानी कि मिलती हैं, तना के रूपांतरण से जो चीज़ें बनती हैं, तना के रूपांतरण से। और एक हो गया जो जड़ों के रूपांतरण से प्राप्त होती हैं, जड़ों के रूपांतरण से, तना के रूपांतरण से, जड़ों के रूपांतरण से। तना के रूपांतरण से दोस्तों प्राप्त होता है जो बहुत ही, यानी कि हमें प्राप्त है आलू। जो देखते हैं आलू जो है दोस्तों तना के रूपांतरण से हमें मिलता है। आलू हो गया, हल्दी हो गया दोस्तों, हल्दी तना के रूपांतरण से मिलती है। अदरक हो गया दोस्तों, अदरक हो गया, ये सब तना के रूपांतरण से मिलती हैं। इसके अलावा जड़ों के रूपांतरण से जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया दोस्तों, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब तना के, ये जड़ों के रूपांतरण से बनती हैं। ठीक है दोस्तों, शलजम हो गया इसमें दोस्तों,
शलजम हो गया, ये यानी कि जड़ों के रूपांतरण से बनती है। जो जड़ी होती वही खाद्य पदार्थ बन जाता है, खाद्य पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो आपको बताना नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपको बताना ये नवीनतम में कौन है। ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला ऑप्शन ए हिमाद्री, यानी कि सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, सबसे नवीनतम वलित पर्वत है इन सभी में, सबसे नवीनतम वलित पर्वत है दोस्तों, वलित पर्वत है दोस्तों, सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। अब बात करते हैं अरावली श्रेणी, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी दोस्तों ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत था, यानी कि वलित पर्वत था, यानी कि फोल्डेड माउंटेन था। ठीक है, वलित पर्वत। अब ये दोस्तों अवशिष्ट पर्वत हो गया है, क्या हो गया, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ गया है। अवशिष्ट यानी कि बहुत पुराना होने की वजह से, यानी कि जो भी भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक की वजह से ये अवशिष्ट रह गया, अवशिष्ट के रूप में रह गया, तो इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए सिंधु एवं सतलज, ऑप्शन बी काली और तिस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली, ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, जो कुमाऊं हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर रहने वाला है सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच दोस्तों हमारा कुमाऊं हिमालय स्थित है। बात कर लेते हैं दोस्तों कुमाऊं हिमालय के। हिमालय का दोस्तों सिडनी बुर्राड महोदय जी ने, किन्होंने, सिडनी बुर्राड महोदय जी ने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, किन्होंने विभाजित किया? सिडनी बुर्राड महोदय जी ने। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सिडनी बुर्राड महोदय जी ने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया है, नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर विभाजन किया, नदियों के आधार पर दोस्तों विभाजन किया है। देख लेते दोस्तों नदियों के आधार पर कैसा विभाजन किया है। ये दोस्तों देख लेते हैं, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला मान लो बना दी। ठीक है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला भी बना दी। इसमें देख लेते दोस्तों, ये हमारा मान लिया सिंधु नदी बहकर जा रही, ये कौन सी नदी, सिंधु नदी बहकर जा रही है, सिंधु नदी। सिंधु के बाद दोस्तों सतलज बहकर जा रही है, यहाँ से दोस्तों काली नदी है ये, काली के बाद दोस्तों ये तिस्ता नदी है, फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब इन नदियों के आधार पर जो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से दोस्तों जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्रीय आधार पर इनका नाम अलग अलग है, कश्मीर में कश्मीर हिमालय, हिमाचल में हिमाचल हिमालय, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय। ठीक है दोस्तों, सतलज और काली नदी के बीच दोस्तों कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय स्थित है। काली और तिस्ता नदियों के बीच दोस्तों कौन सा हिमालय स्थित है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और दोस्तों तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच असम हिमालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, असम हिमालय स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटियां दोस्तों कहाँ पे स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट दोस्तों स्थित है, माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल हिमालय में स्थित है। और सबसे विस्तृत और सबसे ऊंचा नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद दोस्तों असम हिमालय आ जाता है, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय। यानी कि कुमाऊं हिमालय है दोस्तों सबसे छोटा हिमालय है नदियों के आधार पर अगर बात की जाए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रम प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है?
तो आपको बताना है ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टानें। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना क्रम की सबसे नवीनतम चट्टानें बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। अगर बात कर लेते हैं चट्टानों के क्रम की बात करते हैं, जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें दोस्तों है आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। सबसे प्राचीनतम दोस्तों चट्टानें कौन सी हैं? आर्किन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम है। फिर उसके बाद दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ जाती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सी चट्टानें आ जाती हैं? धारवाड़ क्रम से जो बनी है दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानें आ जाती हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें आ जाती हैं। ये दोस्तों क्रम याद रखना, कई बार एग्जाम से पूछा गया। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के कई समय बाद दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों आ जाती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कार्किन क्रम की चट्टानें अपने खनिज पदार्थ के लिए फेमस हैं। खनिज पदार्थ इनमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों इसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जो धारवाड़ दोस्तों नाम पड़ा है, धारवाड़ नाम किस पे पड़ा दोस्तों? ध्यान रखना, धारवाड़ कर्नाटक में एक स्थान है उसी के नाम पे पड़ा है वहाँ पे, और ये भारत में जगह जगह पे फैली है धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जगह है, वहाँ से नाम इसका पड़ा है दोस्तों, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें दोस्तों चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए दोस्तों फेमस हैं। किसके लिए? बलुआ पत्थर के लिए फेमस है, ध्यान रखना दोस्तों। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा दोस्तों पाया जाता है, वो पाया जाता है कोयला, कोयले के लिए फेमस है दोस्तों, कोयले के लिए फेमस है। इसमें सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? आपको बताना है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 4, यानी कि 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत विभाजित किया गया दोस्तों। कितने? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया दोस्तों। देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों। एक तो हो गया उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गए दोस्तों, यानी कि उत्तर भारत के दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वत श्रृंखला हो गए, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला हो गई। दूसरा हो गया दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गए, उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गए, उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गए, विशाल मैदान हो गए। तीसरा दोस्तों हो गया प्रायद्वीपी पठार हो गया दोस्तों, प्रायद्वीपी पठार हो गया, प्रायद्वीपी पठार हो गया दोस्तों। इसके बाद चौथा दोस्तों हो गया तट एवं द्वीप समूह हो गए, तट एवं द्वीप समूह हो गए, तट एवं द्वीप समूह, द्वीप समूह हो गए। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार से भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे यानी कि उप विभाजित भी किया गया। उप विभाजित की बात करें तो इसे 6 प्रकार से उप विभाजित किया गया है, उप विभाजित किया गया। कितने प्रकार से दोस्तों किया गया? 6 प्रकार से, 6 प्रकार से दोस्तों उप विभाजित किया गया। ये दोस्तों एनसीईआरटी में भी 6 प्रकार से उप विभाजित किया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों। इन्हीं में से पहला तो हो गया दोस्तों उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रेणी हो गई, यानी कि विशाल पर्वत श्रेणी हो गई, पर्वत श्रेणी हो गई, पर्वत श्रेणी हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा हो गया उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गए दोस्तों, विशाल मैदान हो गए, मैदान हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों आ जाता है प्रायद्वीपी पठार हो गया, प्रायद्वीपी पठार हो गया दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों उत्तर पश्चिम का मरुस्थल हो गया, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल हो गया दोस्तों, ध्यान रखना मरुस्थल को दोस्तों, इसमें मरुस्थल हो गया। पांचवा दोस्तों हो गया तट एवं द्वीप समूह हो गया। पांचवा हो गया दोस्तों तटीय मैदान हो गया, इसमें सॉरी पांचवा तटीय मैदान आ जाता है दोस्तों, जो तटीय मैदान है पांचवें। फिर छठा दोस्तों द्वीप समूह हो जाता है अलग से, द्वीप समूह दोस्तों। ये दोस्तों 6 उपविभाजित किया गया है एनसीईआरटी में दोस्तों, ये 6 प्रकार से किया गया। लेकिन भारत में अगर कहीं कोई ऑप्शन में पूछा जाए कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों 4 प्रकार से विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किससे गुजरती है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इन सभी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है इन सभी से दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है। देख लेते हैं दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर कहाँ से गुजरती है। तो पहला दोस्तों हो गया गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के बाद दोस्तों एमपी से गुजरती है, एमपी के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। फिर उसके बाद दोस्तों झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा, झारखंड से। फिर उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल से गुजरती है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से, त्रिपुरा फिर मिजोरम आ जाता है दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। फिर मिजोरम दोस्तों टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल कितने, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों मैप में, पहले गुजरात से, गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। 23.5 डिग्री को दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड घोषित किया, तो ऑप्शन आपको बताना, ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी नेविल चैम्बरलिन, ऑप्शन सी स्टैनले बाल्डविन और ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। कब की थी दोस्तों, इन्होंने की थी दोस्तों 16 अगस्त 1932 को दोस्तों की थी इसकी घोषणा, 16 अगस्त 1932 की घोषणा की थी दोस्तों। कम्युनल अवार्ड से क्या आशा है, कम्युनल अवार्ड से दोस्तों पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसे दोस्तों, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। किन के लिए दोस्तों की गई थी ये दोस्तों 1932 में, ये दलित और वंचित वर्गों के लिए, दलित एवं वंचित वर्गों के लिए की गई थी, दलित एवं वंचित, दलित एवं वंचित वर्गों के लिए दोस्तों पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद दोस्तों गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने इसके बाद दोस्तों कौन सा, यानी कि यरबदा जेल में यानी कि भूख हड़ताल किया, उपवास किया, उसके बाद दोस्तों पूना पैक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, बताना है। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ग की ओर से भाग लिया, तो ध्यान रखना दोस्तों दलित एवं वंचित वर्ग की ओर से भाग लिया, दलित एवं वंचित वर्ग की ओर से भाग लिया, वंचित वर्ग की ओर से लिया, दलित एवं वंचित वर्ग की ओर से दोस्तों भाग लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी हेलो गांधी समझौता, ऑप्शन सी गांधी साइमन समझौता, ऑप्शन डी गांधी इमर्सन समझौता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। कब दोस्तों, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इसे, दिल्ली समझौते के नाम से भी दोस्तों इसे जानते हैं। इसमें क्या था, गांधी और इरविन के बीच दोस्तों समझौता हुआ। इरविन कौन थे, उस समय के दोस्तों वायसराय थे। इरविन क्या थे, उस समय के वायसराय थे, वायसराय थे उस समय के। गांधी जी यानी कि और इरविन उस समय के वायसराय थे। इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसे दोस्तों दिल्ली समझौता कहा गया। इसमें दोस्तों दिल्ली समझौते में कौन कौन सी बातें मुख्य ध्यान रखते हैं दोस्तों, दिल्ली समझौते या गांधी इरविन समझौते में मुख्य बातें हैं, जो भी राजनीतिक कैदी उन्हें रिहा किया जाए, जो भी राजनीतिक कैदी उन्हें रिहा कर दिया जाए, और जो भी
जो भी यानी कि न्याय की यानी कि जो भी सरकारी सेवाओं से यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में सरकारी सेवाओं से जिन्होंने भी त्यागपत्र दिया उनके साथ सहानुभूति रखी जाए या उन्हें वापस लिया जाए, ठीक है दोस्तों। और नमक यानी कि सीमित मात्रा में नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा भी पुलिस की जो भी ज्यादतियाँ थी उनकी जाँच की जाए। और जो भगत सिंह सतगुरु यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनकी जो फांसी है उसे यानी कि उसे कम किया जाए, फांसी ना दी जाए, ये बातें रखी गई थी। लेकिन फांसी की सज़ा और यानी कि पुलिस की ज्यादतियों की सज़ा इसे यानी कि इरविन समझौते में नहीं माना गया और भी सारी चीज़ें मान ली गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए नमक आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी नील आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आपको सही बताना है इसका आंसर कौन सा है। सही दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। यानी कि असहयोग आंदोलन में ही पहली बार हिंदू मुस्लिम यानी कि सभी वर्गों ने लगभग भाग लिया। इसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं समय आया कि जब सभी वर्गों ने मिलकर इसमें आंदोलन में भाग लिया हो। तो गांधी इरविन यानी कि दोस्तों तो क्या असहयोग आंदोलन संबंधित है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का राइट आंसर रहने वाला प्रथम जन आंदोलन था। कब ये प्रारंभ हुआ दोस्तों? ध्यान रखना, अगस्त 1920 में चालू हुआ। कब हुआ? अगस्त 1920 में ये प्रारंभ हुआ। कब? 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह दोस्तों कब प्रारंभ किया गया। नमक सत्याग्रह दोस्तों दांडी मार्च के नाम से भी इसे जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं नमक सत्याग्रह को दोस्तों। कहाँ से कब प्रारंभ किया दोस्तों? ये 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से लेकर दोस्तों 6 अप्रैल तक चलाया गया। 12 मार्च से लेकर दोस्तों 6 अप्रैल तक चलाया गया। 24 दिनों की यात्रा थी, 24 दिनों की यात्रा थी, ठीक है दोस्तों। 24 दिनों की ये यात्रा थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई दोस्तों? साबरमती से दोस्तों लेकर दांडी तक चलाई गई, ठीक है दोस्तों। साबरमती से लेकर ये दांडी तक चलाई गई। फिर उसी दिन 6 अप्रैल को दोस्तों नमक कानून तोड़ा गया। नमक बनाकर दोस्तों कानून तोड़ा गया। नमक बनाकर गांधी जी ने कानून तोड़ा। नमक बनाकर दोस्तों गांधी जी ने कानून तोड़ा और उसी दिन से दोस्तों असहयोग आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता। क्या कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो जाता दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता। नील आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों? ये बंगाल में चलाया गया था। नील विद्रोह भी इसे कहते हैं। बंगाल में कब चलाया गया था? 1859-60 में चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके दोस्तों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया। 8 अगस्त 1942 को चलाया गया, ठीक है दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना की थी इन दोनों ने मिलकर, मोतीलाल नेहरू CR दास ने मिलकर। कहाँ पे की थी दोस्तों? इलाहाबाद में की थी। इलाहाबाद में दोस्तों की थी गदर पार्टी यानी स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। 1923 में की गई थी दोस्तों, 1923 में की गई थी दोस्तों। इस पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य था जो भी विधान परिषदों में भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि परिवर्तन समर्थक थे ये दोस्तों परिवर्तन के समर्थक थे यानी कि परिवर्तन के समर्थक। इनका दोस्तों मानना कि विधान परिषद में भाग लेकर विधान परिषद के माध्यम से जो भी सरकार के कार्रवाई में यानी कि सरकार के कार्यों में दखलंदाजी देना, उसके कार्यों में रुकावट पैदा करना, ये परिवर्तन समर्थक का मानना था। परिवर्तन विरोधी थे, वो विधान परिषदों में भाग उसका बहिष्कार करना मांगते थे, उसका बहिष्कार कर रहे थे, जबकि परिवर्तन समर्थक उसमें विधान परिषदों में भाग ले रहे थे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं गदर पार्टी। इसकी दोस्तों स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1913 में की गई थी। जुलाई 1913 में की गई थी। कहाँ दोस्तों की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? ध्यान रखना, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ध्यान रखना दोस्तों, लाला हरदयाल ने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंस पार्टी दोस्तों कब स्थापित हुई थी? ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस दोस्तों पार्टी स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो आपको बताना, ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से दोस्तों स्थापना, कहाँ से दोस्तों इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? बॉम्बे से दोस्तों, बॉम्बे से इसका प्रारंभ हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ। गांधी जी के प्रस्ताव घोषणा के बाद, गांधी जी के प्रस्ताव घोषणा के बाद, गांधी जी के प्रस्ताव घोषणा के बाद, गांधी जी के प्रस्ताव घोषणा के बाद दोस्तों इसका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों प्रारंभ होता है। 9 अगस्त को दोस्तों जो भी सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर इसके बाद ये स्वायत्त रूप से आंदोलन चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त को यानी कि प्रारंभ हुआ ग्वालियर टैंक से। इसी में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया दोस्तों? ध्यान रखना, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दोस्तों दिया गया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को गिरफ्तार करके दोस्तों कहाँ नज़रबंद किया गया? नज़रबंद कहाँ किया गया था दोस्तों? ध्यान रखना, नज़रबंद कहाँ किया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा कि नज़रबंद आंगा खा पैलेस में किया गया, आंगा खा पैलेस में किया गया, आंगा खा पैलेस में गिरफ्तार करके नज़रबंद किया गया। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग ये हो गया, कैग। तो दोस्तों राइट आंसर इसका रहने वाला राइट आंसर ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के बारे में बात की गई। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है किसका दोस्तों? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये दोस्तों संसद की सभी बैठकों में भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है दोस्तों, भाग ले सकता है, भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता, भाग ले सकता है लेकिन दोस्तों मत नहीं दे सकता। भारत के महान्यायवादी ये प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो बताना राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संविधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए जनता। भारत के यानी कि जो प्रमुख सत्ता का स्रोत है कौन है? जनता है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत के लोग, हम भारत के लोग बात की गई है, हम भारत के लोग बात की गई भारतीय प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, तो दोस्तों लोगों के द्वारा संविधान को शक्ति प्राप्त होती है, लोगों के द्वारा ही ये चलता है। लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दोस्तों सरकार, यानी कि प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधि उनके सरकार चलाते हैं और प्रतिनिधियों को दोस्तों जनता नियुक्त करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी राष्ट्र का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ये दोस्तों राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। बात कर लेते हैं जो संविधान है दोस्तों, राष्ट्र जो है, राष्ट्र के जो भी कार्य हैं, जो भी नीतियां हैं, जो भी सब कुछ है वो संविधान के द्वारा तय होती है और संविधान के माध्यम से ही सरकार का संचालन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपको बताना, ऑप्शन मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी उद्देशिका या प्रस्तावना, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी उद्देशिका। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी इसमें संशय या कन्फ्यूजन नहीं करना है कि भारतीय संविधान की कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, यानी कि कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा गया है। किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया। अगर संविधान की आत्मा सीधे पूछ ले तो प्रस्तावना कहा गया है, लेकिन दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा व प्रस्तावना संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। किसे कहा गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। भीमराव अम्बेडकर जी ने
भीमराव अम्बेडकर जी ने दोस्तों इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। हृदय कहा है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे कहा गया, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया, लेकिन ओवरऑल संविधान की आत्मा को, यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो दोस्तों ध्यान रखना प्रस्तावना को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना से कितने प्रकार के, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख उसी क्रम में, यानी कि उल्लेख उसी क्रम में किया गया? तो बताना आपको दोस्तों ऑप्शन बी, सी। इसमें दोस्तों राइट आंसर जो रहने वाला है, ए रहने वाला है 3, 5, 2, 1। तो देख लेते हैं दोस्तों, न्याय कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से न्याय है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो दोस्तों पहला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक प्रकार का, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के दोस्तों न्याय हो गए। इसके अलावा दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं? जिसमें दी गई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, यानी कि विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों, और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। उपासना की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई दोस्तों, और 2 प्रकार की समानताएं हो गई। समता या समानता दोस्तों एक ही बात है, जिसमें किसकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई है। ठीक है दोस्तों। और भ्रातृत्व एक बार दिया गया। भ्रातृत्व दोस्तों एक बार दिया गया है। भ्रातृत्व दोस्तों कितनी? एक बार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दोस्तों विशेष उपबंध है? तो आपको बताना है किसकी अनुसूची में। ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 5वीं। 5वीं अनुसूची में दोस्तों विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, 5वीं अनुसूची में बात की गई। बात कर लेते हैं 3री अनुसूची में दोस्तों किसकी? शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में की गई बात। शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई। इसमें दोस्तों कौन कौन शपथ लेता है? शपथ या प्रतिज्ञान दोस्तों इसमें जो भी, यानी कि न्यायाधीश हो गए, यानी कि लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, मंत्रीगण हो गए, ये सारे इसी के तहत, प्रस्तावना के तहत, यानी कि 3री अनुसूची के तहत ही दोस्तों शपथ प्रतिज्ञान करते हैं। 7वीं अनुसूची में दोस्तों शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 अनुसूचियाँ दी, यानी कि 3 सूची दी गई हैं। 3 सूची दी गई है। संघ सूची दी गई है, जिसमें केवल संघ सरकारी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची दी गई, जिसमें राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। और इसमें राज्य सूची दी गई, जिसमें केवल राज्य बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 9वीं सूची दोस्तों भूमि सुधार और यानी कि जो भी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से दिया गया है। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से दिया गया है 9वीं सूची। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 9वीं सूची इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आज दोस्तों इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।